हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी सवाल आते हैं, जो कि आपके माइंड में इश्यूज है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर पा रहा हूं, कहां से पढूं, सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊँगा। मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसके बाद मैं बात करूंगा बुक लिस्ट के बारे में, कि कौन कौन सी बुक्स लाएं ताकि उनको पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, मैं आप लोगों को बहुत सारी बुक्स नहीं बताऊंगा, आपको बुक्स का कलेक्शन नहीं लेना, सिलेक्टेड बुक्स ही लेनी है और एग्जाम ओरिएंटेड बुक ही लेनी है ताकि उनसे ही सिलेक्शन हो जाए। फिर मैं आपको बताऊँगा स्टडी टारगेट के बारे में। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैं स्टडी टारगेट डेली देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टाइम में कौन सी बुक से कितने क्वेश्चंस करने हैं और उनको किस तरीके से करने हैं। जब स्टडी टारगेट के बारे में आगे बताऊँगा तो डिटेल से बताऊँगा ताकि आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वहाँ से कितना कट ऑफ जा सकता है और आपको कितनी प्रिपरेशन कम से कम करना ही चाहिए। और देखो, हाउ आई क्रैक एनटीपीसी एग्ज़ाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया था और किस तरीके से मुझे पोस्ट मिली थी, और मैंने कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई की थी जिससे मुझे सिलेक्शन मिला। तो जब मैं ये चीज़ें बताऊंगा, आपको स्मार्ट स्टडी करवाऊंगा, तो देखना आपका 101% सिलेक्शन होगा। लेकिन बस आप वीडियो को एक बार एंड तक देखना। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन जब ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आप खुद कहोगे सर कि मेरा भी सिलेक्शन ज़रूर होगा, और आप मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसको ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करोगे। मतलब एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, वो भी डिटेल से। तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है। अब इसके अलावा देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि फॉर्म कहाँ से अप्लाई करूं और सेफ जोन बता दीजिए। ये जितने भी है स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं उनको मैं हाथों हाथ आपको जवाब देता जाता हूँ। देखो, पहले बात तो आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। हो सकता है कि आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भी अप्लाई कर दिया होगा। अब इनमें से आप लोगों को लग रहा होगा कि सेफ जोन कौन सा है। देखो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप उसको चेंज कर भी नहीं सकते। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद दोबारा से रीओपन हो और वहाँ पे आपको सेफ जोन यानी कि जोन अप्लाई दोबारा से चेंज करने का ऑप्शन मिले, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से जोन से अप्लाई करना चाहिए। फिर भी आपने जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई किया है उसको आप ये मान के चलिए एकदम सेफ जोन है। अब सेफ जोन कैसे, आप सोच रहे होंगे वहाँ से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, सेफ जोन कैसे रहेगा? तो भाई मेरे साथ जुड़े रहो, मैं बताऊंगा आप लोगों को सिलेक्शन कैसे लेना है। क्योंकि मैं ऐसे हवाबाजी तो कर ही नहीं रहा, मैंने भी सिलेक्शन लिया है और अपने दोस्तों को सिलेक्शन दिलाया है और डेली स्टडी टारगेट देता हूँ और स्टूडेंट को अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बस शर्त है कि जो मैं स्टडी टारगेट देता हूँ उसको आपको एकदम सीरियस होकर फॉलो करना है। फिर आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो तब मुझे बोलना कि सर आपने बताया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिस जोन से आपने भरा है वो अपने आप में सेफ जोन है, तो आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत लोग भ्रमित करेंगे कि यार आपने यहाँ से फॉर्म अप्लाई क्यों किया है, यहाँ से तो कट ऑफ हाई जाएगा। देखो, अगर उनकी बातों में रह जाओगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आपने जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दिया वो अपने आप में सेफ जोन है। बस आपको ओनली एक सीट चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी जोन से पोस्ट है ही नहीं। जहाँ से अप्लाई किया है कम से कम 20, 30, 40, 50 इतनी सीट तो है ही ना, तो लेकिन आपको तो एक चाहिए। अब एक सीट दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको सीरियस होकर मेरे साथ स्टडी करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए, 2000 मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें, ठीक है। उस बार पोस्ट ज़्यादा थी तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ भी कम गई थी। इस बार वैकेंसी कम है तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आपसे और स्टूडेंट सुपर है। कोई भी स्टूडेंट आपसे सुपीरियर नहीं है, आप अपने आप में सुपीरियर हो। अगर आपने आपके माइंड में ये नेगेटिव चीज़ बैठा ली कि यहाँ से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो भाई 100% लिख लो, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव ये माइंड में लाना है कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैं यार देखो, आप खुद समझने की कोशिश करो, आपसे ओनली क्या करवाया जा रहा है, ओनली पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। ऐसा तो है ना कि कोई इतना भारी काम है, चाहे कितना से कमज़ोर बच्चा हो, है ना। यहाँ पे आपको फिजिकली काम नहीं करवाया जा रहा, यहाँ पे आपको ओनली मेंटली काम करवाया जा रहा है। यानी कि मेंटली मतलब समझ रहे हो, आपसे पढ़वाया जा रहा है। जितना दिमाग सभी में है उतना ही दिमाग आप में भी है।
तो सबसे पहले तो ये निकाल दो कि कट ऑफ यहाँ से ज़्यादा जाएगा तो मतलब उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो इंटेलिजेंट है। भाई आप कितने भी कमज़ोर हो, चाहे से आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप बिगिनर हो, सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा। बस शर्त इतनी है कि मैं जितनी चीज़ें आपको देता हूँ, जो बुक से बताता हूँ, जो मैं हैंड नोट सेंड करता हूँ, उनको आपको डेली कंप्लीट करना है। मैं ऐसे नहीं कहता कि आपको 1 महीने का टारगेट दे देता हूँ अब आप फॉलो करते रहो। मैं डेली स्टडी टारगेट देता हूँ और उसको चेक करता हूँ कि वाकई में आपने कंप्लीट किया है कि नहीं। और जो मैंने दिया है उसको मैं हाथों हाथ टॉपिक खोलने के बाद उसका मॉक टेस्ट दिलाता हूँ, कितना आपका नंबर आ रहा है। अगर नंबर कम आ रहा है तो फिर मैं आपका जो वीक पॉइंट होता है, जहाँ से आपके नंबर कम आ रहे हैं, उसमें सुधार करवाता हूँ। तो आप कितना भी कट ऑफ जाए वहाँ से सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लोगों को मेरे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी करना है। क्या मेरा सिलेक्शन होगा? जी हाँ, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस 4 से 5 महीने बस सीरियस हो जाओ मेरे साथ, फिर आप कहना कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे इतने स्टूडेंट है, क्या सबका सिलेक्शन दिलाओगे? बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे इतनों को कैसे दिलाओगे? अब समझिए, मैं सच बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेशियो निकलता है। अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 में से ये मान के चलिए 1/5 का रेशियो निकलता है, यानी 5 में से 1 स्टूडेंट सीरियस निकलता है और उस एक का ही सिलेक्शन होगा। तो अगर आप देख लीजिए, अगर उन 5 में से 1 स्टूडेंट बनना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो सीरियस होकर मेरे साथ स्टडी कीजिए। कौन सी बुक से पढ़े हैं ये बता दीजिए। ये बहुत स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि बुक्स बता दीजिए। तो बुक्स के बारे में आगे बात करूंगा, ठीक है। मैंने आगे डिटेल से बात करी है, तो इस टॉपिक को अपन आगे लेते हैं और इसमें डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ें, किसका पेड कोर्स लें, क्या फ्री में भी पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? जी हाँ, फ्री में भी पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो और पेड कोर्स पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ये चीज़ होती है आपकी मेंटल स्थिति के बारे में। अब समझिए वो कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट का एक तो पता नहीं ये पर्सपेक्टिव क्यों होता है कि फ्री में अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, जबकि सच्चाई तो ये है कि जो कंटेंट आपको पेड में मिलता है वो ही कंटेंट आपको फ्री में भी मिलता है। लेकिन आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि पेड कोर्स वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, जो कि सबसे गलत बात है। मैं कसम से सच बोल रहा हूँ दिल से, मैंने कभी भी किसी का पेड कोर्स नहीं लिया। मैंने सेल्फ और यूट्यूब से पढ़ाई किया है। लेकिन शर्त यह है कि यूट्यूब से आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक को कौन सा टीचर बड़े अच्छे से पढ़ा रहा है और आपको समझ में आ जाए। तो भाई इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ ना। जो मैं आपको डेली स्टडी टारगेट देता हूँ उसमें मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवाता हूँ उस टॉपिक का, जो टॉपिक अपना प्रेजेंट में चल रहा है। मैं प्रॉपर एक PDF देता हूँ, उसमें बुक्स मेंशन करता हूँ, जो वीडियो देखना है वो मेंशन करता हूँ और कितने वीडियोस डेली के देखने हैं। मतलब अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप किसी का पेड कोर्स ले सकते हो, कोई बात नहीं है, मैं आपको फ्री में भी जो भी टीचर बेस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा। और ऐसा नहीं कि प्रोवाइड करवा के आपको भूल गया, मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, प्रॉपर उसको फॉलो करवाऊंगा। जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक बुक्स बताऊंगा, वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको मॉक टेस्ट दिलवाऊंगा और कितने नंबर आ रहे हैं वो चेक करूंगा। आप देखना, जब मेरे साथ 1 महीने जुड़े रहोगे और आप स्टडी टारगेट फॉलो करते रहोगे तब आपका कितना सुधार होगा। लेकिन बस ये है कि आप जितना मैं बताता जाता हूँ उसको आपको अच्छे से फॉलो करते जाना है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा मैथ कमज़ोर है लेकिन मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। देखो क्या रहता है, जब मैथ कमज़ोर है तो सीधी सी बात है आपकी मैथ की स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। तो भाई अब हम कैसे सुधार करें कि हमारी मैथ की स्पीड बढ़ जाए? भाई डो टेंशन, मैं आपको स्पीड में कैसे सुधार होगा इसके लिए भी मैं जो स्टडी टारगेट होता है ना उसमें मैं आप लोगों को स्पीड बूस्ट सीरीज अलग से चलवा रहा हूँ। उसमें क्या रहता है ध्यान से समझिए। पहले मैं आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस देता हूँ, जैसे देखिए पहले छोटे छोटे मल्टीपल, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गए, अलजेब्रा के हो गए, नंबर सीरीज हो गए, ठीक है, पजल्स हो गए, रीजनिंग की बात करूँ सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे उनको आप हैंडल करोगे, यह सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो भी बहुत डिटेल से, ठीक है। जब आप उसको 1 महीना फॉलो करोगे तब देखना कि आपकी स्पीड कैसे इंक्रीज होती है और आप कुछ क्वेश्चनों को चुटकियों में कैसे सोल्व करते हो। ये भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या ही हवाबाजी कर रहा हूँ, लेकिन देखना जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना उनसे पूछिएगा। जब उनका मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ
तब उनके इतने अच्छे नंबर आते हैं ना भाई। जब मैं कभी कभी ना अपना इंस्टा पे जाके देखना, उनके मैं स्कोर भी सेंड करता हूँ। उनके जैसे अगर 20 नंबर का 50 नंबर का मॉक टेस्ट दिया है तो फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है कि मैं स्पीड बूस्ट सीरीज अलग से चलवा रहा हूँ, उनको मैं 2 हॉर्स देता हूँ डेली, उन पे आपको काम करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। अगर जिसने मैथ में अच्छी कमांड कर ली वो बच्चा रीजनिंग में 100% रिजल्ट देगा। जिसकी मैथ अच्छी है उसकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और जीके में भी वो लॉजिक लगाना सीख जाएगा। जीके, अब देखो एक मैंने नीचे क्वेश्चन लिया है, मैथ तो मेरी ठीक है लेकिन भाई मेरी जीके बहुत कमज़ोर है, जीके में कितना भी पढ़ता हूँ लेकिन मुझे जीके याद ही नहीं होती। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, आपका भाई है ना आपके साथ। देखो जीके में मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों ना, मैं थोड़ा फनी में बात कर रहा हूँ और सीरियस होकर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जीके में कितना भी लोग बोलते हैं कितना पढ़ लो लेकिन याद उतना ही होना है कि 50 नंबर का है तो बस 20-25 नंबर आएंगे। भाई उनकी बातों में नहीं आना है, ठीक है। मैं इतना स्मार्ट स्टडी करना बताऊंगा आपको, और ये ना आलतू फालतू चीज़ तो पढ़नी ही नहीं है आपको। सिलेक्टेड पॉइंट्स बताऊंगा, सिलेक्टेड पीडीएफ्स दूंगा, हैंड नोट्स दूंगा, बस उनसे पढ़ के जाना। अरे आप ना फिर आप सोचोगे कि यार आप तो झूठ ही बोल सकते हो, बिल्कुल आपके माइंड में रहा होगा। जब मैं नोट्स दूंगा ना उनको, आप उनको पढ़ना, फिर आप टेक्स्ट बुक से, ऑडियो बोर्ड से, कहीं से भी आप एक बार मॉक टेस्ट लगाना, फिर आपका देखना कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपका स्कोर उसी टॉपिक का अच्छा नंबर कमांड हो रहा है और आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो तब तो यकीन करोगे ना कि मेरे जो है नोट्स अच्छे हैं। तो आपको करना क्या है, पहले मैं जो है नोट्स दूंगा उस टॉपिक को पढ़ना है, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। फिर आपका अगर नंबर नहीं आते हैं तो मुझे बोलना कि मेरे नोट्स बेकार हैं। और बेकार होते तो मेरा सिलेक्शन कैसे होता, मेरे दोस्तों का सिलेक्शन कैसे होता। तो आप ये थोड़ा अपना माइंड को ना थोड़ा ऐसे शार्प कीजिए, लोगों की बातों में ज़्यादा नहीं आना है। एक जो सिलेक्टेड बंदा है उसके गाइडेंस में स्टडी करो, ठीक है, प्रॉपर जो बात बोल रहा है उसको मानो, स्टडी टारगेट दे रहा है तो उसको फॉलो करते रहो। फिर बताइए कि आपको सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस तो जैसे मेरे पास अगर 100 बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनमें से 50 बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, 50 का नहीं है। लेकिन जो 50 का है उनके नंबर फिर भी नहीं आ रहे, वो भी मतलब वो सब 100 के 100 बराबर हैं। तो उनमें क्या है, अब उनमें मैं कैसे सुधार करवाता हूँ। अगर जिन 50 का सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, वो तो ये मान के चलिए अपने अनमोल रतन है। क्यों है, उनको तो मैं इतने अच्छे से मॉक टेस्ट दिलवाऊंगा। देखो सबसे बच्चा गलती क्या करता है, मॉक टेस्ट दे लेता है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको देख लिया, बाकी छोड़ो फिर नया मॉक टेस्ट। भाई जब तक आप अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपका मॉक टेस्ट देना ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट का, वो बेकार कर दिया आपने। उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको नहीं करना, वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं करवाऊंगा। जो सही हुए हैं वो भी, जो गलत हुए हैं वो भी। एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में मैं आपको 4 से 5 दिन लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे 100 क्वेश्चन में 4 से 5 दिन लेते हो 4 से 5 दिन का मतलब समझ रहे हो बच्चा, 4 से 5 दिन में मैं आपके जितने भी टॉपिक आए थे ना उसमें मॉक टेस्ट में, उन सब का रिवीजन करवाता हूँ, चाहे सही क्वेश्चन हुआ हो चाहे गलत हुआ हो। जैसे मान लीजिए अब देखो क्वेश्चन जैसे परसेंटेज का आ गया, तो परसेंटेज का क्वेश्चन आपका सही भी हुआ है तो जिस टाइप का क्वेश्चन आया है ना उसको मैं उस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का रिवीजन करवा देता हूँ। गलत हुआ है तो बहुत अच्छे से रिवीजन करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए फिर कम 4-5 दिन बाद में नया मॉक टेस्ट आएगा तो उसमें जिस टाइप का परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा उस टाइप के रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ। यानी 20 अगर अपन 20 मॉक टेस्ट लगा देंगे, अगर अपन 20 मॉक टेस्ट लगा देते हैं तो आपका मैं पूरे सभी सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर दोबारा से रिवीजन, वो भी आप खुद कहोगे यार क्या अच्छे से एनालिसिस करवाया है। और आपको इसका नतीजा जब 10 मॉक टेस्ट दे दोगे और मैं अच्छे से एनालिसिस करवा दूंगा तो 10 मॉक टेस्ट के बाद आप खुद देखिएगा आपका स्कोर कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन भाई यही तो बात है ना कि आप लोग टिक नहीं पाते हो। मेरे साथ टिकिए, मेरे साथ एनालिसिस कीजिए, फिर आपका रिजल्ट आप देखिएगा कितना अच्छा और लोगों से कितना बेहतर आता है। ध्यान से समझिए। अब टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, देखो टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई सा भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। टाइपिंग टेस्ट के लिए ओनली आपकी टाइपिंग की स्पीड चाहिए। हिंदी में मैं बात करूँ 25 है ना, और इंग्लिश में मैं बात करूँ 30। अब आप सोच रहे होंगे यार मैंने तो कभी कंप्यूटर हाथ में नहीं लिया है, कभी कीबोर्ड के हाथ ही नहीं लगा है, तो मेरी स्पीड कैसी आएगी सर, आप कैसी बातें करते हो। तो दोस्तों देखो मेरी बात का यकीन चाहे आप करो चाहे नहीं करो, आपकी मर्जी है, पर मैं एक भी बात आपको हवाबाजी में नहीं बताऊँगा, प्रैक्टिकल बात बताऊँगा। मैंने ओनली 1 महीने में
टाइपिंग सीखी है। अब आप लोग सोचोगे यार बेवकूफ़ बना रहा है, 1 महीने में कैसे सीख लिया। देखो ये सच है कि मेरे पास पहले लैपटॉप था, मैंने उसमें टाइपिंग नहीं करी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कुछ वर्ड्स अपन टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने को पता रहता है कि यार ये वर्ड ये की या इसकी का यहाँ पे है, ये यहाँ पे थोड़ा इतना याद था। लेकिन मैंने 1 महीने स्पीड के और अपने टाइपिंग सीखने के लिए गया था। मैं वहाँ पे 2 घंटे देता था, उसके बाद में 4 से 5 घंटे अपने रूम पे टाइपिंग करता था। जब मैं अपना मेरा प्री मेंस हो गया था, ठीक है, और टाइपिंग की बारी आई थी, उस टाइम पे मैंने 1 महीने बहुत मतलब जी तोड़ मेहनत करी उसमें, ये है। लेकिन उसके लिए मैंने एक स्मार्ट स्टडी की थी। वो कैसे अब आप सोच रहे होंगे टाइपिंग में भी क्या है कि स्मार्ट स्टडी करोगे। भाई देखिए, स्टूडेंट गलती करता है कि कुछ भी पैराग्राफ आ रहा है उसकी टाइपिंग कर रहा है, ये अरे भाई नहीं करना है, इतना नहीं करना है। मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दूंगा, उसमें कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, ओनली उन वर्ड्स की और कुछ कीवर्ड है उनकी प्रैक्टिस करनी है। वो वर्ड्स क्या होते हैं ना, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ये तो देखो स्मार्ट स्टडी को बोलते हैं कि लोगों से हट के कुछ करना। मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स दूंगा, उन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करना और देखना, फिर आप एग्जाम टाइपिंग देने जाओगे तो बहुत सारे वर्ड, अगर मैंने 1000 वर्ड दे रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए आपको 50 से 60 वर्ड एज इट इज आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे जो पैराग्राफ में आएंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आपने उन 50 की वर्ड्स की स्पीड इतने फास्ट है तो उन्हें 50 में चुटकी में हो जाएंगे। जब आप टाइपिंग करोगे ना, तब आप देखो पहले प्री मेंस निकालो टाइपिंग की, मेरी जिम्मेदारी, मैं कैसे निकलवाता हूँ, ठीक है। मुझे टाइपिंग नहीं आती, क्या करूँ, मैंने इसके बारे में बता ही दिया। और कुछ देखो और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं माइंड में, क्या जिस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है क्या वहीं एग्ज़ाम होगा। तो मेरे भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसी में एग्ज़ाम हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि जिस जोन से अप्लाई किया है वहीं हो सकता है। देखो प्री तो शायद होम स्टेट में होगा, लेकिन हो सकता है कि मेंस आपका अदर स्टेट में हो, ठीक है, तो अदर जोन में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइको सीबीएटी एग्ज़ाम कैसा होता है भाई, कसम से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मैंने इसकी कभी भी मैंने लाइफ में प्रैक्टिस की थी। मैं किसी टीचर के पास कोचिंग किया हूँ। साइको टेस्ट का 15 से 20 दिन में मिले थे, मैं घर बैठे ही तैयारी किया था, एक बुक्स लाया था और उनसे ही कंप्यूटर पे मैंने अपना प्रैक्टिस किया था, ठीक है, अपने लैपटॉप से। और कैसे करनी है साइको टेस्ट मैं बताता रहा हूँ, आप प्री मेंस निकाल लो, फिर आपके टाइपिंग और साइको का करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कहीं से भी आपको कोचिंग नहीं लेनी है, कहीं पे आपको जाना नहीं है, मैं एक बुक बताऊंगा और उनमें कैसे प्रैक्टिस करनी है ये सब मैं चेक करूंगा। भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने सिलेक्शन लिया है तो कुछ तो है ना बात, और कुछ तो मैंने जैसे सीबीटी देखो, मैंने टाइपिंग क्वालिफाई किया, साइको क्वालिफाई किया, प्री मेंस तो खैर क्वालिफाई था ही, ठीक है। और मेरे जो लेवल 5 में नंबर थे वो मेरे 92 के आसपास नंबर थे। तो मतलब सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मकसद में यही है कि मैं आपको कुछ ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता। बस इतना मान के चलिए आप कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है। मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ उससे क्या ही करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर मेरा हो गया तो भी ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को कि मेरा सिलेक्शन हो गया उसको देख देख के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरा नहीं हुआ होता तो मतलब कि उसको मेरा नहीं हुआ तो आपका नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। सिलेक्शन तो आपको लेना है, लेकिन वो कब होगा, तब मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। और रिजल्ट आपको 1 महीने में मिलेगा कि कितना सुधार हो रहा है, वो आपको दिखने लग जाएगा 1 महीने में, ठीक है। कितने होवर स्टडी करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितने होवर स्टडी करें, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए 7 से 8 घंटे आपको स्टडी करनी है, वो भी मेरे स्टडी टारगेट के अकॉर्डिंग। मेरे स्टडी टारगेट में कम से कम 7 से 8 घंटे स्टडी करनी पड़ती है। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, देखिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट में आप लोगों को सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक से लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, थोड़ा जो लेवल है वो मॉडरेट है, ठीक है। एक तो होता है इजी लेवल का भी इसमें मॉक टेस्ट है, फिर मॉडरेट है, उसके बाद में हार्ड है। तो स्टार्टिंग में इजी रहेंगे, फिर थोड़े मॉडरेट आएंगे, फिर हार्ड आएंगे। तो टेक्स्ट बुक इज सफिशिएंट। जब लगेगा कि आप टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर ली हो तो ओनली बोर्ड से करेंगे, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक से करते रहिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का लगाएंगे। एनटीपीसी एग्जाम कब तक होगा, ये तो पक्की बात है कि 2025 में होगा। 2025 के अप्रैल मतलब मार्च अप्रैल तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। कौन से टीचर से पढ़ें, देखो जो भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है वो बेस्ट है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार फिर भी सर आप बताओ, हम तो उसी सब टीचर से पढ़ना चाहते हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपको प्रेफर करना चाहूँगा अपने आदित्य रंजन सर को, ठीक है। उनके मैं वीडियो भी सेंड करता हूँ, उनसे पढ़िए, जिनका लेवल अच्छा है, IQ लेवल अच्छा है ना, समझने की कैपेसिटी अच्छी है। तो मैं मैथ की बात करूँगा गण प्रताप सर से, है ना, राकेश यादव सर से हो गया, ठीक है। और कुछ लोग नवीन सर से पढ़ सकते हैं। है नोट्स प्रोवाइड कहाँ करवा सकते हो,
देखो करवा सकता हूँ, और मैं करवाता भी है नोट्स प्रोवाइड। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाए हुए हैं अपने पास। 10 व्हाट्सअप ग्रुप में, सब में हज़ार बच्चे हैं। 5000 बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं डेली कांटेक्ट करता हूँ। आप कहाँ रह रहे हो मेरे भाई? डेली बात करना है। बात करने का मतलब अब आपसे बात करने से सिलेक्शन थोड़ी होगा भाई। बात करने से जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, मतलब वो मेरी गाइडेंस में स्टडी कर रहे हैं और उनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बात करें सिलेबस क्या है, सिलेबस में आगे आपको आगे बताऊंगा, वो भी डिटेल से। डिटेल अब आप सोचोगे डिटेल क्या होता है? डिटेल से मतलब कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये तो अपने स्टडी टारगेट में मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बात किया हूँ, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो देखिए। आपको बताऊंगा कि कहाँ से कितनी वैकेंसी है, और आपको कौन सी पोस्ट बेस्ट है, कौन सी आपको पोस्ट लेनी है। ये ग्रेजुएशन लेवल का, ये है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। ये हो जाएगा आपका एग्ज़ाम पैटर्न कि कितना आपका मैथ का क्वेश्चन आएगा, कितना रीजनिंग का आएगा, कितना जीके का आएगा। ठीक है, और ये CBT 2 के बारे में है। ये हो जाएगा आपका टाइपिंग और साइको टेस्ट के बारे में हो जाएगा। मेडिकल के बारे में बताऊंगा कि मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, अभी से सुधार कर सकते हो जिनका मेडिकल में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, डिटेल से बताऊंगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और अब ये आपका सिलेबस आ गया है कि सिलेबस के बारे में क्या क्या आपको, कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन करने हैं। ये आपका स्टडी जो कौन कौन सी बुक्स है वो सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ये एक बार देख लीजिए, आप लोगों को इनके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है ग्रेजुएशन लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, तो आपको पता होगा कि आपके जोन से कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, और आपका अभी भी ये माइंडसेट हो गया होगा कि आपको कौन सी पोस्ट लेनी है। तो ग्रेजुएशन लेवल में बता देता हूँ, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है 1736। अगर आपको इस पोस्ट में लगने का सपना है तो आप लोगों को 1736 में से ओनली एक पोस्ट चाहिए। इसको दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ सबसे पढ़ते जाओ। स्टेशन मास्टर की पोस्ट है 944, और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है 1507, और जो अपना सीनियर क्लर्क है उसकी पोस्ट है 732, और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है जिस पोस्ट पे मैं हूँ उसकी पोस्ट है 3114। देखो अगर इन सब में मैं रेशियो निकालूं, और अगर आप लोगों को ये चाहिए कि मुझे सब बस पैसा कमाना, अंधाधुंध पैसा चाहिए मुझे, तो ठीक है। और सबसे अच्छा पैसा मैं बात करूँ तो अपने ट्रेन मैनेजर में है ही। ठीक है, तो आपके पास टोटल ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है वो है 8113। ठीक है, तो आपको 8113 में से ओनली एक पोस्ट चाहिए। तो मेरे भाई आप तैयार हो जाइए। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं कैसे सिलेक्शन लूँ, मैं बता तो रहा हूँ ना। बस एक बार, इस बार आप NTPC में बस अपना पूरा टाइम मुझे दे दीजिए। मैं जो वो एक IAS साहब थे, उन्होंने बोला था कि मुझे कोई सी बुक्स बता दीजिए, ठीक है, और मुझे इतना टाइम दे दीजिए, फिर कोई से भी पेज से मुझे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो बोलता है। ठीक है, लेकिन मैं भी आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि मुझे आप लोग 5 से 6 महीने जब तक एग्ज़ाम तक दे दीजिए, और मेरे स्टडी टारगेट को आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए। फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर आप मुझे बताइए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल में देखिए, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है 2022, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 361, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 990, और ट्रेन क्लर्क की है 72। यानी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट है उनकी पोस्ट है 3445। सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट भी रहेंगे और अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट भी रहेंगे। लेकिन डोंट वरी, कितना भी कंपटीशन रहे, लेकिन आपको और से सुपर बनाने की कोशिश मैं करूंगा और सिलेक्शन दिलाने की कोशिश मैं करूंगा। लेकिन बस आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, शर्त इतनी है, मेरे साथ होकर सीरियस स्टडी करनी है, स्टडी टारगेट फॉलो करना है। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल में क्या होगा कि आप लोगों का CBT 1 का एग्ज़ाम होगा। CBT 1 में मैथ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 30, और कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का। मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। रीजनिंग में भी सेम 30 नंबर का, 30 नंबर मार्क्स का। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव है 0.33, यानी 1/3 आपको नेगेटिव है। अगर आप लोगों ने 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत किया
तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है। मैं जब भी आप लोगों को मॉक टेस्ट दिलाऊंगा, जब भी आप लोगों को इसके टारगेट बताऊंगा, तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूं एक्यूरेसी पे। चाहे आप लोग जब मॉक टेस्ट दोगे, मैं जब दिलाऊंगा तब देखना, आप लोगों के अगर 100 में से आप लोग 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को 30 ही करवाऊंगा। मैं आप लोगों की एक्यूरेसी पे ही काम करवाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि आप 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों को 90-80 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर तुक्के से आपके कुछ क्वेश्चन सही हो गए, फिर मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है आपके 50 नंबर आ गए। नहीं, एग्जैक्ट आपकी एक्यूरेसी ठीक करवाऊंगा, यानी कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। आपकी एक्यूरेसी पे इतना अच्छा कमांड करवा दूंगा। ये सब चीज़ें होगी ना प्रैक्टिस से, साथ जुड़ने से, डेली चीज़ें फॉलो करने से, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। आगे देखिए, अब मैं CBT 2 की बात करता हूँ। CBT 2 में मैथ आपके क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। 50 नंबर की जीके आएगी। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, यानी इस बार आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और टाइम भी आपको सेम टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। देखो CBT 1 में क्या था, 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट थी, मतलब क्वेश्चन भी कम, टाइम 90 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन भी ज़्यादा और टाइम सेम। दूसरी बात, वहाँ पे थोड़ा इजी लेवल रहेगा और यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगा। देखिए तो कंपटीशन तो है ना, देखो कितना फर्क आ गया, क्वेश्चन भी ज़्यादा और पेपर भी हार्ड और टाइम सेम ही है। CBT 1 में टाइम तो 90 मिनट ही, क्वेश्चन भी कम और इजी भी लेवल। तो CBT 2 में मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, आप लोगों को आपकी अप्रोच CBT 2 जैसी रखूँगा, यानी आप लोगों को तैयारी CBT 2 की करवाऊँगा। तो फिर तो आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सिलेबस सेम ही है, फ़र्क आपका ओनली मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। तो आपका ओनली लेवल का फ़र्क है, तो मैं आपको पहले ही अप लेवल लेके चलूँगा, यानी CBT 2 लेवल लेके चलूँगा, तो आपका प्री तो ऑटोमेटिक ही क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बारे में बात करते हैं। देखो जब आपका प्री और मेंस हो जाएगा तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए आपका CBAT एग्जाम होगा, यानी साइको एग्जाम होगा। तो साइको की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी आपके भाई की है। आपकी तैयारी करवाएगा, PDF देगा, कुछ बुक्स देगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और देख ये तो ना बहुत ईजी होता है, इसमें आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट है ना 5-5 हज़ार दे के कोचिंगों में जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेवल्स करते हैं। नहीं भाई, घर बैठे करवाऊंगा आप लोगों का, नो टेंशन रहिए। आप पहले प्री और मेंस क्वालिफाई करिए, उसके बाद में CBT में करवाऊंगा, टाइपिंग की मैं करवाऊंगा, जूनियर अकाउंटेंट का हो गया, सीनियर क्लर्क का हो गया, और अंडर ग्रेजुएट में जो भी टाइपिंग पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग की और CBT की जिम्मेदारी मेरी है। मैं खुद आपसे बात करूंगा, लाइव वीडियो कॉल करना पड़ जाए, मुझे क्या सुधार करवाना सब चीज़ बताऊंगा। बस टाइपिंग के लिए आपको टाइपिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, लेकिन CBT के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं ऑनलाइन नहीं सिखा सकता ये चीज़ें, तो चीज़ें आपको वहाँ सीखनी पड़ेगी। लेकिन कुछ कीवर्ड्स दूंगा, उसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपके घर पे, ठीक है। आप देखिए, अब उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया, आपका साइको टेस्ट हो गया, इधर टाइपिंग हो गया। उसके बाद में आपका होगा मेडिकल। अब मेडिकल में देखो ट्रेन मैनेजर पोस्ट हो गया और स्टेशन मास्टर हो गया, उनमें आपका आई का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और सब चीज़ें नॉर्मल चेक होती है, बस आई का विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप लोगों का वो लगा ग्लासेज लगे हुए हैं, चश्मा लगा हुआ है, तो आप लोगों को टाइपिंग वाली पोस्ट मिलेगी। यानी अगर आपकी आइज़ में दिक्कत है ना, 6/9 6/12 है, तो अगर 6/9 नहीं है तो आप लोगों को टाइपिंग की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो आपको ऐसा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट आपकी चॉइस अगर स्टेशन मास्टर और अगर आपने ट्रेन मैनेजर की पोस्ट भरी है, अगर आप उनमें डिस्क्वालीफाई मेडिकल में हो भी जाते हो, और अगर आप टाइपिंग की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो कट ऑफ, तो मेडिकल में फेल होने के बाद भी आप लोगों को टाइपिंग की पोस्ट मिलेगी। इसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे वो मैं आगे आपको बताता हूँ, तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कुछ गलतियाँ हो रही है उसमें सुधार कर लेना भी सही, बाद में दिक्कत आएगी नहीं, फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स में आपको निकाल देंगे बाहर। इतनी मेहनत करोगे, डॉक्यूमेंट्स में निकालोगे, तो आपको सोचिए कितना दुख होगा। क्या क्या चाहिए देखिए, आपको 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और उसमें डेट ऑफ बर्थ का विशेष ध्यान, अगर जो आपका आधार कार्ड है 10th की मार्कशीट का है, तो उनमें सेम आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल का, अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा है तो ग्रेजुएशन लेवल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जिस भी कैटेगरी से हो, ST OBC हो, SC हो, उनका आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन स्टूडेंट ने अभी कास्ट सर्टिफिकेट में स्टेट लेवल का लगाया है, तो आप
उसका सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, लेकिन ध्यान रखना जो स्टेट लेवल के नंबर थे कास्ट सर्टिफिकेट के, वही नंबर होने चाहिए सेंटर लेवल के। इसका स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। और जो जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ के हैं, उसके जो सर्टिफिकेट रहता है वो सर्टिफिकेट चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको ट्रांसजेंडर के लिए वो देना होता है, जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। अगर कोई विडो कैंडिडेट है, उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है हस्बैंड का, वो भी चाहिए होगा। और कोई एक्स सर्विस मैन है तो जिस भी आप जोन से सिलेक्टेड हो वहाँ से आपको एनओसी लानी पड़ेगी, ठीक है। और कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो जो इनकम सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए होगा। तो वो ये सब चीज़ें आप बनवा लीजिए, यार बनवा लिया होगा आपने पहले, तभी फॉर्म आपने अप्लाई किया होगा। और कोई मिस्टेक हो रही है तो उनको सुधार करवा लीजिएगा। चाहे आधार में कोई गलती हो रही है उसमें सुधार करवा लेना, है ना। और आपका किसी ने पैन कार्ड से भरा, पैन कार्ड से उसका आप सुधार करवाना। 10th के मार्कशीट में है तो मतलब नेम सेम होना चाहिए, सीधी सी बात यह है। अब बात करता हूँ मैं सिलेबस की, कि मैथ का आपका सिलेबस क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो ध्यान से समझिए। आपको नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की बात करता हूँ। सीबीटी 1 की पहले देख लीजिए। आपको नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इन सब की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, वो आगे बताने वाला हूँ, बुक्स आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। और डेसिमल का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रैक्शन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ का भी आपको एक या दो भी, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके, एलसीएम एचसीएफ के। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपको मिलेंगे एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है एक मिल जाए या दो भी मिल जाए। परसेंटेज के आपको 100% दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क के दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना। अलजेब्रा का आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको ज्योमेट्री में दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक हो गया, ठीक है। और स्टैटिक्स में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन के दो क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। एवरेज का एक क्वेश्चन मिलेगा। मीन्स, मिड और मोड, मतलब माध्य, बहुलक और माध्यिका का आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन के दो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। और एलिगेशन हो गया, सर्च हो गया, मिक्सर हो गया, इनमें किसी भी टॉपिक का, इनमें से किसी भी एक टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। मैं पीडीएफ सेंड कर दूँ ग्रुप में वैसे, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, क्या आपने किसी का पेड कोर्स ले रखा है? अगर आपने किसी का पेड कोर्स ले रखा है तो आप उस टीचर के पूरे प्रॉपर वीडियोस देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। और अगर आप उस सर ने पीडीएफ दी है, बुक दी है, तो उसी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपके पास किसी का पेड कोर्स नहीं है और आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, यूट्यूब से स्टडी करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? देखो, मैं यूट्यूब किसी भी टॉपिक का जो मैं स्टडी टारगेट देता हूँ डेली, उसमें आपको डेली लिंक देता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे मान लीजिए परसेंटेज चलता है, तो परसेंटेज के मैं पहले आपको पूरे क्या दूंगा, वीडियोस दूंगा। तो आपको उस वीडियोस को पूरा देखना है। फिर उसके बाद में क्या करोगे, आप उसका पूरा नोट्स बनाओगे। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस के लिए आप इन 3 बुक्स में से कोई भी एक बुक्स ला सकते हो। किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक लानी है, देखो ये भी ला सकते हो, पिनाकल की ला सकते हो, या यूथ वाली ला सकते हो। तीनों नहीं लानी है, इनमें से कोई एक लानी है प्रैक्टिस के लिए। अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई और बुक है तो भी आपको ये बुक नहीं लानी, फिर मैं आपको उसी बुक से प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज करके बताओगे कि सर मेरे पास ये बुक है, क्या ये सही है कि नहीं है, तो मैं आपको देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अब इनमें से प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब बता देता हूँ कि अपने स्टडी टारगेट में क्या रहता है। स्टडी टारगेट में रहता है, जैसे मैंने मान ली, तो मैं स्टडी टारगेट का आपको आपके आगे फोटो बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आपके पास बता दिया कि इनमें से कोई एक बुक होनी चाहिए, या फिर इनके अलावा किसी का पेड कोर्स ले रखा है तो उस टीचर की बुक होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर आपके पास एक बुक होनी चाहिए, उसमें से मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, ठीक है। मैं आपको वीडियो दूंगा, या आपने किसी का पेड कोर्स ले रखा तो वहाँ से आपको पहले वीडियो देखना है। फिर आपको क्या करना है, उसके पूरे वीडियो जितने भी है उसका हैंड नोट्स बनाना है। फिर जिस टीचर से आपने पढ़ा है, ठीक है, तो क्या करोगे, जो भी मैंने बुक बताई है वहाँ से प्रैक्टिस करोगे। जिस टीचर से आपने पढ़ा है उसी टीचर का लॉजिक लगा के आपको जो मैं बुक्स दूंगा
जो मैं आपको पीडीएफ इन बुक्स की पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो उन क्वेश्चंस के आपको जिस टीचर से पढ़ा वहाँ से उसका लॉजिक लगा के प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए मैंने हिस्ट्री टारगेट में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन दिए कि आपको आज 1 से 70 तक के क्वेश्चन करने हैं। तो अब मान लीजिए 1 से 70 तक के क्वेश्चन में आपने जिस टीचर से पढ़ा उसका लॉजिक लगा के आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, फिर भी आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इन 10 क्वेश्चन को आप जिस बुक से आपने निकाल रहे हो उस बुक्स में सॉल्यूशन दे रखा, वहाँ से समझने की कोशिश करोगे। मान लीजिए आपने 10 में से 5 क्वेश्चन समझ लिए, 5 आपको समझ में आ गए, फिर भी 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो इन 5 क्वेश्चन को आप मुझे सेंड करोगे, इनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, जैसे ही आप पहले वीडियो देखा, फिर आपने बुक से प्रैक्टिस की, अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपको उस जिस टॉपिक को कंप्लीट किया है उसी टॉपिक को आपका मॉक टेस्ट देना है। फिर आप मॉक टेस्ट देने के बाद आप देखेंगे कि आपके कितना स्कोर हो रहा है। अगर आपका कम स्कोर हो रहा होगा तो आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट दिलवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट मॉक टेस्ट दिलवाने से पहले मैं आपका जो पहले का मॉक टेस्ट है उसको मैं खुद एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि नंबर कम कहाँ आ रहे हैं। क्या जिन क्वेश्चन को स्किप करने की ज़रूरत थी, क्या आपको उनमें भी टाइम वेस्ट किया है, तो उनमें मैं सुधार करवाऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है और आपको कैसे स्पीड इंक्रीज करनी है। वो तभी होगा जब मैं आपके मॉक टेस्ट का एनालिसिस करूंगा और आपके वीक पॉइंट पे काम करूंगा। जब आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट दिलाऊंगा फिर मैं देखूंगा कि मैंने जो सुधार करवाया है क्या आपने उनमें जो मैंने सुधार करवाया वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट किया है कि नहीं। मैं बहुत अच्छे सुधार करवाऊंगा, बस शर्त है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है, एक चीज़ और, 1 मिनट, आपको फिर करना क्या है, जो भी आपने बुक्स पढ़ी है, जो भी आपके पास बुक से आपने क्वेश्चंस किए हैं, तो मान लीजिए आपने 1 से 500 तक के क्वेश्चन किए 10 दिन में मान लीजिए। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चन के दौरान जितने भी फॉर्मूला जाते हैं, परसेंटेज के हो या कोई भी टॉपिक चल रहा हो, ठीक है, जितने भी फॉर्मूला आएंगे उन फॉर्मूलाज को अपन हाथों हाथ एक रजिस्टर में नोट करते चलेंगे। मान लीजिए 1 से 500 तक आपने क्वेश्चन किए, वहाँ से 60 से 70 फॉर्मूले आए, अपन ने कॉपी में नोट कर लिए। जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट होगा तो जब मॉक टेस्ट लगाएंगे उससे पहले अपन क्या करेंगे, इन 60 से 70 फॉर्मूलाज का इतने अच्छे से रिवीजन करेंगे, लिख लिख के उंगलियों पे याद करेंगे कि आपको ये फॉर्मूले चुटकियों में याद हो। जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत फॉर्मूला लगाए, आंसर निकाल लिया। और रेलवे में एक्चुअली में होता क्या है ना कि जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे, मान लीजिए 100 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, मैं एक रेशो बता रहा हूँ, 100 में से 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे तो आपने डाटा फील्ड किया, तुरंत आंसर निकल के आ गया। तो जब भी क्या होगा, जब भी अपना टॉपिक कंप्लीट होगा, अपन क्या पूरे फॉर्मूले लिखते चलेंगे और मॉक टेस्ट देने से पहले उनका अच्छे से रिवीजन करेंगे और फिर देखना आपका कितना अच्छा स्कोर आता है मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले अपन उसका रिवीजन करेंगे जो भी आपने नोट्स बनाया था। ठीक है, और अपन बीच बीच में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी देते रहेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया उसी टॉपिक से क्या आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका वो टॉपिक तैयार हो चुका है, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं खुद करूंगा। ठीक है, और जब आपका 50% आपका सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में अपन टॉपिक वाइज नहीं, फिर अपन फुल मॉक टेस्ट देंगे। फुल मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं करूंगा, आपका भाई करेगा और आपका भाई आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग की बात करता हूँ कि रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग में एनालॉजी से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज के आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलोजिज्म के आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर से ज़रूर मिलेंगे। सिमिलरिटी डिफरेंस में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। रिलेशन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको 2 क्वेश्चन हो गए। वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। जबलिंग के 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पजल के 2 हो गए। डिसीजन मेकिंग के 2 हो गए, है ना। इंटरेप्शन ऑफ ग्राफ के आपको 1 क्वेश्चन मिलेंगे। मैप्स का 1 क्वेश्चन मिलेगा। स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन या स्टेटमेंट के आपको कितने 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये देख लीजिए कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आना है और किस टॉपिक को आपको टाइम देना है। इनके अलावा आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इनके लिए अब मैं बात करता हूँ आप थोड़ा जीके की। ठीक है, कि आपको जीके में कौन कौन सी बुक्स लानी है और क्या सिलेबस है। देखो, अगर आप जीके में किसी टीचर का फाउंडेशन कोर्स ले रखे हो और अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और अगर उन सर की बुक आपके पास, उन्हीं बुक से आपको पढ़ना है।
लेकिन जिनके पास अगर आपके पास कोई टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो जीके में, तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपको लुसेंट लानी है थ्योरी वाली, ऑप्शनल वाली नहीं, थ्योरी वाली लानी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली नहीं लानी, पहले बता रहा हूँ, थ्योरी वाली लानी है। इसके अलावा अगर आपके पास हो या नहीं हो तो आप ये ला सकते हो वन लाइनर अप्रोच, किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर अप्रोच। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की, पिनाकल की, प्रीवियस ईयर की, मतलब जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन है टॉपिक वाइज वो बुक है, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो अब इनको पढ़ोगे कैसे, वो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए लुसेंट से आपने पहला टॉपिक पढ़ा अरबों का आक्रमण, तो सबसे पहले आपको वो टॉपिक इस बुक से पढ़ना है, लुसेंट से पढ़ना है थ्योरी से। फिर उसी टॉपिक को आपको इस बुक से पढ़ना है वन लाइनर अप्रोच से, अगर ये बुक है तो। अगर ये बुक नहीं है तो किरण पब्लिकेशन की आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक है, तो वही टॉपिक, जो टॉपिक आपको लुसेंट से पढ़ा है वही टॉपिक सेम आपको जो मैं बुक्स बता रहा हूँ उन बुक से पढ़ना है आपको, इसी टॉपिक को। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपने इससे पढ़ा और फिर इस बुक से पढ़ लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, इस बुक में तो आपको एक बार आपने प्रैक्टिस पढ़ी है, इसके बाद में यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट लगाना है इसी टॉपिक का। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक का मॉक टेस्ट लगाना है, फिर देखना वाकई में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। क्या आपने जो पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सुधार करना है। इन बुक्स के अलावा मैं आपको सिलेक्टेड नोट्स दूंगा, वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूँ, टेलीग्राम पे देता हूँ। तो ये जीके की बात हो गई है, ठीक है। जीके का थोड़ा CBT 2 में 50 क्वेश्चन का नंबर है, अच्छा वेटेज है, तो मैं बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी करो। फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे बताना कि आप सर आपने मुझे बोला था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन सर तक जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करते चलिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अपना स्टडी टारगेट कैसा रहता है। अब स्टडी टारगेट में थोड़ा सा मैं आगे आपको बताता हूँ कि स्टडी टारगेट को आपको मैं डेली ऐसे फॉलो करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को मैं जो डेली स्टडी टारगेट देता हूँ किस तरह का रहता है, देखिए आगे समझिए। अब ये इस तरीके का मैं आप लोगों को डेली स्टडी टारगेट देता हूँ। ये है डे 1, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि आपकी स्पीड बूस्ट सीरीज, ठीक है। ये तो डे 1 का, इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली है। आगे आपको स्पीड बूस्ट सीरीज में बहुत खतरनाक चीज़ देखने को मिलेगी, जिससे आपकी स्पीड बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ, पहले आपको 1 से 60 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, 1 से 40 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं फिक्स पूरा टाइम भी देता हूँ कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये बाकी नीचे आप ढंग से पढ़ लीजिएगा चीज़ें, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेंथी हो गई इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को। मैं पूरा प्रॉपर आपको पूरा सेंड करता हूँ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस तरीके की PDF से आपको प्रिपेयर करता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको इधर उधर आपको भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्टडी टारगेट की जो PDF देता हूँ उसी में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये सब चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है PDF। अब जैसे 9 से 11:30 तक मैथमेटिक्स रहती है, प्रैक्टिस आपको परसेंटेज की करनी है। और देखो किस बुक से करनी है, किरण पब्लिकेशन से, या फिर आपके पास जो भी बुक है पूरा नीचे मैंने लिख रखा है, वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पूरा आज आपको मैथ में क्या पढ़ना है पूरा आपको इसी एक ही PDF में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, एक ही PDF में आपको सारा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए मैंने सब कुछ दिया है यहाँ पे। और अब देखिए रीजनिंग की बात करता हूँ आप लोगों को। तो रीजनिंग में जैसे मैंने अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिया है, कौन सी बुक से करनी है, नीचे मैंने जरूरी नहीं है किरण पब्लिकेशन की बुक हो, कोई सी बुक हो मैंने नीचे पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से पढ़िए आप इन लोगों को। पूरा जो भी पढ़ना होता है मैं आज आपको क्या पढ़ना है पूरा आपको एक PDF में देखने को मिलेगा। करंट अफेयर है, करंट अफेयर में कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको क्या पढ़ना है पूरा आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और जीके में इंसर्ट हिस्ट्री चल रही है, तो यहाँ पे आपको पूरा आपको है नोट्स वगैरह क्या पढ़ना है पूरा आपको देखने को मिलेगा एक ही PDF में। हिस्ट्री टारगेट डे 1 है। अब तक जो पुराने स्टूडेंट है 30 दिन का टारगेट हो चुका है, तो सोचिए जो 30 दिन का कवर हो गया तो वो स्टूडेंट कितने आगे निकल गए आप लोगों से। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग कहोगे तो नया ग्रुप बना दूंगा, डे 1 से देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और इनके PDF आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। अब टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब दोस्तों आप लोगों को मैं ऐसे नहीं कहता कि आप चीर दो फाड़ दो ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। आप लोग बस सीरियस होकर मेरे साथ अच्छे से स्टडी कीजिए। मैंने बीच बीच में थोड़े फनी टाइप में बात करने की कोशिश की है, तो मतलब वो कि आप लोग बोर नहीं हो इसलिए। बाकी आपको सीरियस रहना है, ठीक है। वो सीरियस होकर थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी है यार। देखो 5 साल में तो एक बार वैकेंसी आती है रेलवे की, ठीक है। तो आप बस ये कराऊंगा टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पे जो मेरी पोस्ट लगी हुई है, फोटो लगी हुई है ना ट्रेड मैनेजर में, यहाँ पे आपकी पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे भी सुकून मिलेगा कि मैंने जॉब के साथ साथ आप लोगों को अच्छे से गाइड किया है और आप लोगों को सिलेक्शन दिया है, लाया है।
बहुत मेरे साथ है ना, सही बता रहा हूँ, मेरा एक पेड ग्रुप है, उसमें मेरे साथ 30-40 बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ और एक जिम्मा लिया और उनको सिलेक्शन दिलाऊंगा भी, चाहे कुछ भी हो, उनको किसी कंडीशन में सिलेक्शन दिलाना है। बस आप भी अपने आप से वादा कर लो कि मुझे सिलेक्शन लेना है किसी भी कंडीशन में। बाकी आपका भाई आपके साथ है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, एक आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, और उसी तरीके से मैं आपसे ट्रीट करूँगा। ऐसा नहीं कि आपको सर वाली फीलिंग नहीं आएगी आपके साथ। मैं बहुत अच्छे से आपके साथ ट्रीट करूँगा, गाइड करूँगा, और मेरी गाइडेंस में, डेली गाइडेंस में मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी लाऊंगा जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो और बाकी कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी, बुरी लगी, सब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।